चलिए, एक रेस तो आपने देख ली। अब आपको एक और रेस दिखाते हैं। ये रेस जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर हुई है, लेकिन इस रिवर राफ्टिंग में लेने के देने पड़ गए। तस्वीर ऋषिकेश से सामने आई, जहां पर एक शख्स गंगा नदी में राफ्टिंग करते वक्त डूबने लगा। उसने बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन बहाव और गहराई के आगे उसकी एक न चली। और तभी मौके पर मौजूद गाइड उस शख्स के लिए मसीहा बनकर आया। गाइड ने दिलेरी और सूझबूझ दिखाते हुए पहले तो नदी में छलांग लगाई और फिर धीरे धीरे रस्सी के सहारे शख्स का रेस्क्यू किया। जाहिर सी बात है कि रिवर राफ्टिंग रोमांच से भरा एक सफर है, लेकिन जरूरी ये है कि राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में सुरक्षा के भी नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह के किसी भी हादसे से बचा जा सके। चलिए, आपको दिल खुश करने वाली खबर के अगले पड़ाव पर लिए चलते हैं। कहते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें मंजिल मिल ही जाती है। ये बात मणिपुर के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने सच कर दिखाई है। उन्हीं की बदौलत मणिपुर का सेनापति जिला आज एक नई पहचान के साथ सामने है। देखिए, सेनापति फुटबॉल संघ वहां के छोटे छोटे गांवों से युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को स्टेडियम लेकर आता है, फिर इन युवा खिलाड़ियों को ट्रेन करता है। ट्रेंड होने के बाद ये खिलाड़ी अपना और राज्य दोनों का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ से निकले फुटबॉलर कई इवेंट्स में मेडल जीत चुके हैं। चलिए, आपको फुटबॉल की इस नर्सरी में लेकर चलते हैं। यहाँ फुटबॉल महज खेल नहीं बल्कि जुनून है। यहाँ के युवाओं के लिए फुटबॉल का मैदान सिर्फ ग्राउंड नहीं बल्कि तपस्थली है। इनके लिए फुटबॉल खेल से ज्यादा साधना है। मणिपुर के सेनापति जिले में फुटबॉल संस्कृति और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेनापति जिले में भीड़ से दूर पहाड़ी के ऊपर ये फुटबॉल स्टेडियम बना है, जहां रोजाना युवा प्रैक्टिस के लिए पहुंचते हैं। ये वो युवा हैं जो अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत मणिपुर के छोटे छोटे गांवों से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं। I'm a big fan of Ronaldo, and we love playing football. And I used to play every morning, every evening. मैदान पर अपने पैर से फुटबॉल को नचाना एक कला है, तो ये सभी युवा इस कला में माहिर हैं, या यूं कहें कि ये फुटबॉल को अपने इशारों पर नचाना बखूबी जानते हैं। और ये हुनर इन्होंने अपने कोच से सीखा है। कोच की मौजूदगी में दिन भर खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते हैं और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हैं। फिर यहाँ से निकलकर ये अलग अलग इवेंट में हिस्सा लेते हैं। We have lot of talents, not only football. We have multi talents. फुटबॉल के प्रति इनकी ये दीवानगी इन्हें शारीरिक मानसिक रूप से फिट रखती है, साथ ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अब आपको सफर पर लिए चलते हैं जहां लोग आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का शिपकीला अब टूरिस्ट के लिए खुल चुका है। हिमाचल सरकार ने सेना और आईटीबीपी की मदद से इसे आवाजाही के लिए खोल दिया है। अब पर्यटक और स्थानीय लोग आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सैलानी यहां से बेहद करीब चीन बॉर्डर और उसके गांवों का दीदार भी कर सकते हैं, और इससे बॉर्डर टूरिज्म को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि यहां से कैलाश मानसरोवर की दूरी भी बहुत कम है। हालांकि यहां से कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम शिपकीला दर्रा को आजादी के बाद पहली बार आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद है। इससे पहले यहाँ पर केवल व्यापारिक गतिविधियाँ ही होती थीं, लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट और आम लोग भी जा सकेंगे। भारतीय सेना और आईटीबीपी की मदद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिपकीला पास को खोला है। इससे पहले यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता था। शिपकीला पास खोले जाने से हिमाचल के दूर दराज स्थित किन्नौर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिपकीला दर्रा पहुंचे और सरहद वन उद्यान की आधारशिला रखी। बड़ी बात यह भी है कि यहां से मानसरोवर महज 91 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन की तरफ से अनुमति के बाद ही इस रूट से मानसरोवर जाया जा सकेगा, क्योंकि तिब्बत पर चीन का कब्जा है। अगर ये रूट खोल दिया जाता है तो यहाँ से मानसरोवर की यात्रा सबसे नजदीक और आसान होगी। हमारा अगला पड़ाव जो है मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान और चाइना की तरफ से बननी है। अगर वो इजाजत देंगे तो यहाँ से बॉर्डर टूरिज्म जो के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा सबसे नजदीक की यहाँ की होगी। शिपकीला भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी रहा है। LAC से करीब होने की वजह से ये दर्रा सामरिक रूप से भी काफी अहम है। शिपकीला समुद्र तल से 13,200 मीटर की ऊंचाई पर है। रणनीतिक रूप से ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि LAC से इसकी दूरी सिर्फ 200 मीटर की है। शिपकीला में ITBP ने 1964 में अपनी पोस्ट तैयार की थी। सर्दियों में यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब तक ये क्षेत्र केवल स्थानीय निवासियों और सीमित व्यापार गतिविधियों के लिए खुला था। हालांकि डोकलाम की घटना और कोरोना के बाद 2020 से व्यापार बंद है, लेकिन अब पर्यटकों और आम लोगों के लिए भी इस दर्रे को खोल दिया गया है। अब भारतीय नागरिक अपना पहचान पत्र दिखाकर आसानी से भारत तिब्बत की सीमा तक पहुंच सकते हैं और चीन के बॉर्डर की झलक और रोमांच का लुत्फ भी उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत तिब्बत के बीच व्यापार फिर से शुरू होगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत खास है, वेरी वेरी स्पेशल, वंदे भारत ट्रेन की, जो कश्मीर से जोड़ रहा है देश के बाकी हिस्सों को। ये बताइए आप लोगों को कितना एक्साइटिंग लग रहा है, और वो खास करके जो वो ब्रिज है आर्क शेप का, ऐसा मन नहीं कर रहा है कि सबसे पहले छुट्टी लें और वहीं जाएं, उसी का सफर करें? तब मैं पहले जवाब दे दूं, इन्होंने कर लिया बुकिंग, इनका प्लान है जाने का। हमारा प्लान हो चुका है, हमारी टीम का प्लान हो चुका है। मैंने उस दिन बताया भी था, जिस दिन ये हुआ था, कि हम लोग वहाँ जाएंगे स्पेशली देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। तो आप सबसे पहले फोटो हमें शेयर करेंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे हम दिखाएंगे। मैं लाइव हो जाऊंगी वहां से, तब दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा, चाय पे चर्चा वंदे भारत से, अगर पॉसिबल हो पाया। तो देखिए ये बहुत ही खास लम्हा है सबके लिए, क्योंकि जिसने कश्मीर के दिलों को भारत से कनेक्ट कर दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये ट्रेन घाटी में न केवल लोगों को पहुंचा रही है, बल्कि कश्मीर को नई उम्मीदों से भी जोड़ रही है। पहलगाम की घटना के बाद घाटी में टूरिस्ट कम हुए थे, लेकिन इस ट्रेन की वजह से अब टूरिस्ट वापस लौट रहे हैं। कटरा से श्रीनगर के इस रोमांचक सफर में समय और पैसों की तो बचत हो ही रही है, साथ ही आम कश्मीरियों को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल रहे हैं। इस ट्रेन को क्यों कश्मीर में सपनों को पूरा करने वाली ट्रेन कहा जा रहा है, चलिए बताते हैं आपको। कटरा टू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर को देखने, जानने और समझने का एक बेहतर और आरामदायक जरिया बन गया है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी और आम जनता वंदे भारत के जरिए कटरा से श्रीनगर का सफर पूरा कर रहे हैं। यकीनन घाटी में विकास की रफ्तार को अब वंदे भारत के पहिए का भी जोर मिल गया है। लोग देखते हैं कि हमारा टाइम बचेगा, और ये एक बहुत ही उसका एक सोल्यूशन है जिसमें आप इसका कंट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है कि लोग आएंगे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम सेव कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, और सेफ्टी एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। स्टेपिंग माइलस्टोन है इसके लिए कि इकोनॉमी की तो बहुत बूस्ट हो सकती है, और सबके लिए तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब वहाँ से टूरिस्ट आ जाएंगे, यहाँ से लोग जाएंगे, तो नेचुरली एक इकोनॉमी डेवलप होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्टेपिंग स्टोन है। कटरा से श्रीनगर को जोड़ने वाली इस ट्रेन का लाभ सैलानियों के साथ साथ आम कश्मीरियों को भी हो रहा है। ट्रेन के सफर में न सिर्फ पैसों की बचत हो रही है, बल्कि सैलानियों का समय भी बच रहा है और दूरी भी कम हो रही है। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा कदम है कि लोगों को थोड़ा सहूलत पहुंच जाएगी और लोगों को और आराम से अपना सफर एक अपनी जगह से उस जगह कर सकते हैं। और ये चीज़ की थोड़ा इसमें ये चीज़ हमें चीज़ की जो इसमें कुछ उसमें किराया रखा है, इसमें सुनने में आया है कि 715 रुपये रखा है
क्या नाम चाहिए कटरा से श्रीनगर तक, और इसमें थोड़ा क्राइम है कि इसमें आम लोग सफ़र कर रहे हैं कि जो लोग उनका फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं। जाहिर है पहलगाम में हमला कर आतंकवादियों ने घाटी में पर्यटन प्रभावित करने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन आतंकवादियों की इस नापाक हरकत का सैलानियों पर कोई असर नहीं हुआ और यही वजह है कि यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में सैलानी बेफिक्र होकर घाटी की सुंदरता को निहारने जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं। और मेरी टीम जो है, हम 2 महीने पहले ही टिकट अपना रिजर्व कराए थे और जो टेंशन हुआ था पहलगाम में, उसके बाद कई लोग टिकट अपना कैंसिल करवाए, लेकिन हम लोग कैंसिल नहीं किए। मुझे भारत सरकार पे पूरा भरोसा था और मुझे मालूम था कि जो भी मसाले हैं ये जल्दी ही सुलझ जाएंगे। घाटी में पर्यटकों की दिलचस्पी और उनकी आमद इस बात का पुख्ता सबूत भी है कि जम्मू कश्मीर अब विकास के रथ पर सवार है और यहाँ वंदे भारत ट्रेन घाटी के लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से मिट्टी को सोने में बदल दिया। बिहार के भागलपुर में एक साइंटिस्ट लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। उन्होंने केले के पेड़ से इको फ्रेंडली प्लेट्स और कप बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की कोशिश की है। तो दूसरे किसान सुपौल से हैं, जिन्होंने मूंगफली की खेती करके अपना और आसपास के लोगों का जीवन ही बदल दिया है। कल तक यहाँ जो खेत बंजर पड़े थे, आज वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केले के पेड़ों की यह हरियाली गवाह है उस बदलाव की जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुई है और पूरे देश के पर्यावरण को बदल देने की उम्मीद रखती है। केला हो गया, ये पेड़ हो गया। इस उम्मीद के जनक हैं देश के सबसे युवा वैज्ञानिक गोपाल जी, जिन्होंने केले के पेड़ से क्रांति पैदा करने की ठान रखी है। नवगछिया के छोटे से गांव ध्रुवगंज के रहने वाले गोपाल जी ने न सिर्फ केले की खेती को मुनाफे में बदला, बल्कि केले के पल्प से प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक, पेपर समेत कई चीजों को तैयार किया है जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। तो हमारा लक्ष्य जो था वो था कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाएं जिससे हम उस पेड़ को कटने से बचाएं जो कि एक हर्डल्स पैदा कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए। नवगछिया केले की खेती के लिए जाना जाता है। ये पेड़ एक बार फल देते हैं, फिर इन्हें काटना पड़ता है क्योंकि दूसरी बार फल इनमें आता ही नहीं। किसान पेड़ से केले को काटकर उस पेड़ को फेंक देते हैं, लेकिन गोपाल जी ने इसी बेकार केले के पेड़ को किसानों से खरीदकर उसके पल्प से प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक, पेपर का निर्माण करते हैं। जो भी चीजें हमें प्रदत्त हो रही है, मिल रही है, वो नेचर से मिल रही है, तो हमने इसका नाम रखा है नेचर पल्प। बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उससे कागज बनाने की प्रक्रिया न सिर्फ खर्चीली है, बल्कि पर्यावरण को इससे नुकसान भी होता है। लेकिन केले के पेड़ के पल्प से तैयार मटेरियल कम खर्चीले और पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। केले के पल्प से पेपर बनाने के लिए गोपाल जी ने दिल्ली में छोटा सा प्लांट लगाया है और अब बड़े स्तर पर प्लांट लगाने की तैयारी है। बदलाव की ऐसी ही बयार बिहार के सुपौल जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां किसानों ने अपनी मेहनत, तकनीक और प्रयोग के दम पर बंजर और रेतीली जमीन को उपजाऊ बना दिया है। कुछ साल पहले इस जमीन पर फसल उगाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ मूंगफली के साथ साथ मक्का, सब्जियां और दूसरी फसलें भी लहलहा रही हैं। 2008 के बाद यहाँ बालू ही बालू था, तो धीरे धीरे हम लोग जोत के कुछ कर रहे थे। इसी बीच में देख रहे थे ललित ग्राम की तरफ मूंगफली बालू खेत में लोगों को अच्छी हो रही थी, तो पिछले साल हम लोग भी लगाए, तो हम लोगों को मतलब 12 क्विंटल पर एकड़ की दर से आया था। तो जीरो मतलब डीएपी, यूरिया, पोटास कुछ नहीं डाले थे, कुछ स्प्रे 2 बार किए थे। अच्छी बेनिफिट है इसमें। किसानों की तकदीर बदलने में भी कृषि विभाग ने भी पूरी मदद की। किसानों को बीज, तकनीक और प्रशिक्षण दिया।
न केवल आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बल्कि इससे जो है सो खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ता है, क्योंकि मूंगफली एक ऐसी फसल है, तिलहन फसल है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ता है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो पौष्टिक भी है। मूंगफली की खेती ने न सिर्फ खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाई है, इन किसानों की किस्मत भी बदल दी है। प्रति एकड़ किसानों को मूंगफली की खेती से 50 से 60 हजार के करीब आमदनी होती है, जिसमें 15 से 20 हजार के करीब खेती करने में खर्च आता है। यानी किसानों को आराम से 25 से 30 हजार नेट प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में किसान मूंगफली की खेती के जरिए अपनी तकदीर संवार रहे हैं। नवगछिया से सुजीत कुमार और सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात हम अपने तीर्थों की कर लेते हैं, चाहे अमरनाथ हो या फिर केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, अयोध्या, तमाम जगह हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बुजुर्ग, मुझे लगता है कि हर उम्र के लोग वहां जा रहे हैं। क्यों? बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन एआई का इस्तेमाल हम देख रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोगों ने भी खबरें देखी होंगी, एआई से कितनी चीजें आसान हो गई हैं। बिल्कुल, काफी कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पे सब कुछ बेस्ड है ना। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एआई आपके लिए सब कुछ आसान कर देता है। अब कहाँ पर क्राउड मैनेज करना है, कहाँ पर किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सीसीटीवी कैमरा से इतना आसानी हो जाती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ होती है ना, आप सबसे पहले सीसीटीवी खंगालते हैं कि भाई कहाँ पर क्या वारदात हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो ये सबसे ज़रूरी है, अहम एक पॉइंट है। ये चीज़ें वैसे हमने महाकुंभ में भी देखी थी। वहाँ भी एआई का इस्तेमाल हुआ था और वहाँ भी बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे, और बड़े बड़े मंदिरों में, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर दूसरे कई मंदिरों, वहां भी इसका इस्तेमाल हो ही रहा है। मुझे लगता है इतनी एक्सेसिव भीड़ होती है, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग रूम्स तो चाहिए। जैसे आपने कहा कुंभ में, महाकुंभ में आप दोनों गई हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर कैसे क्राउड को मैनेज किया। गुंजन, आपने भी देखा होगा, शुरुआत में आप गई थी, वहां पे पहली बार हमने देखा खोया पाया केंद्र गुमशुदगी वाला, उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया था इस बार। और इस बार जनरली ऐसा पहले कहा जाता था कि कुंभ में कोई तो फिर आप मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अभी वहां पर अनाउंसमेंट जिस तरीके से हो रही थी और जो एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, उससे बड़ा आसान हो गया था सब। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अयोध्या नगरी हो, अमरनाथ यात्रा हो या फिर पुरी हो, क्योंकि वहां भी देखिए पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगता है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ क्राउड मैनेजमेंट की चुनौती काफ़ी होती है। लेकिन एआई के आने के बाद से थोड़ी मुश्किलें आसान हो गई हैं। देश के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ में इन दिनों एआई का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या से लेकर आने वाली अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ यात्रा तक में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी है। ये 3 तस्वीरें इसी की झलक है। देखिए, रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा को एआई तकनीक और मजबूती दे रही है। यहाँ 10,000 एआई लिंक्ड सीसीटीवी कैमरों ने सुरक्षा बलों का काम आसान बना दिया है। इस साल अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा में भी एआई कैमरों और ड्रोन से क्राउड मैनेजमेंट करने की तैयारी है। वहीं अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा मार्ग पर 700 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। की सुविधाओं के लिए खासकर अगर आप जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पे इस बार सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है सुरक्षा की, जहाँ बात होती है वहाँ पे सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए इस बार कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तकरीबन 700 कैमराज लगाए गए हैं। हाई डेफिनेशन कैमराज यात्रा रूट्स पे लगाए गए हैं और इन कैमराज की इस बार खास बात यह है कि इसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये एक ऐसे डेटा बैंक के साथ जुड़ा है जहां एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रियल टाइम बेसिस पे जो अगर कोई सस्पेक्ट है, कोई टेरर मूवमेंट है या कोई ऐसी शक्ल है जिसको जो कि सुरक्षा बलों के डेटा बैंक में है, वांटेड है, तो उसको अलर्ट करेगा और उस पे जो है मौके पे ही कार्रवाई होगी। तो एक नया एक नई रणनीति और एक नया स्टेप उठाया गया है जहां सुरक्षा पे पूरा फोकस, वहीं एक नया कदम जहां 700 से ज़्यादा हाई डेफिनेशन कैमराज फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे। और पूरी कोशिश है कि इस साल यात्रा जो है हर साल की तरह अच्छे से चले, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक ना हो, सुरक्षा का हर कोई कदम जो उठाया जाए ताकि अच्छे से जो ये अमरनाथ यात्रा है इस साल हो सके। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।
वही बात फिर से करते हैं जो हर रोज करते हैं, गर्मी की। गर्मी बहुत है और देखिए मई महीने के अंत तक तो देश के कई राज्यों में प्री मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पर यानी नॉर्थ में अभी भी एंट्री का इंतजार किया जा रहा है। कर रही हूँ आज आंधी तूफान और बारिश का, क्योंकि जो फोरकास्ट है प्रेडिक्शन है कल भी हो सकती है। मुझे इंतजार है कब होगी बारिश। किसको मैं इंतजार जब है? भी स्टूडियो से निकलती हूँ ना, यहाँ से दरवाजा 4 बजे और 5 बजे के बुलेटिन का जो ब्रेक होता है, दरवाजा खोल के मैं एक बार देख लेती हूँ कि बाहर मौसम कैसा है। और आज शाम को कहा जा रहा है कि हवाएं तेज चल सकती हैं। शाम वैसे आइडली हो गई है। हाँ, इसीलिए हम शो खत्म होगा तो हम बाहर जाके जरूर देखेंगे। पहले हम लोगों को एक आदत हो गई थी ना कि हर फ्राइडे को आंधी आएगी, बारिश आएगी, पर अभी वो फ्राइडे आ नहीं पा रहा है। मतलब वो मई का महीना ही ऐसा आया था। मुझे लगता है वो आई थिंक 2 या 3 वीकेंड तो हमने एंजॉय किए बहुत अच्छे से। वैसे अगर मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये वीकेंड भी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो देखिए दिन के समय में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन जो गुड न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि अभी फिलहाल आज शाम से कुछ हल्की फुल्की राहत मिल सकती है। लगता है मॉनसून को किसी की नजर लग गई है, वरना जिस रफ्तार से समंदर से बादल चले थे और जिस तेजी से केरल और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचे थे, लग रहा था कि इस बार उत्तर भारत में मॉनसून चल जाएगा। लेकिन अभी बादल दूर हैं और जिंदगी गर्म थपेड़ों के हाथों मजबूर है। चिंता उस फील लाइक तापमान को लेकर भी है जिसने गर्मी की इस परीक्षा को अग्नि परीक्षा में बदल दिया है। डॉक्टर्स की माने तो लगातार धूप में खड़े होने से बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर लगातार 15 मिनट से ज्यादा कोई धूप में खड़ा रहता है तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए जहां तक हो सके शेड में रहें, छाए में रहें और लगातार धूप में एक्सपोज होने से बचें। साथ ही साथ डिहाइड्रेट न हो, अपने पास कुछ ऐसा लिक्विड जरूर रखें जिसे आप समय समय पर पीते रहें, ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और आपका बचाव हो सके। क्योंकि इतनी तेज जब धूप होती है और साथ साथ जब लू चलती है तो ऐसे में शरीर का पसीना सूख जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में जब तक जरूरी ना हो तो घर से न निकलें। गर्मी तो आम इंसान भले ही एक बार झेल ले, लेकिन जब इस गर्मी से नमी मिलती है तो मौसम उमस वाला हो जाता है। उमस में ना पसीना सूखता है और ना ही शरीर ठंडा हो पाता है। ये हालात हमारी हेल्थ के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर ऐसी स्थिति में ज्यादा सावधानी की सलाह देते हैं। जो मौसम विभाग है उसने अनुमान लगाया है कि जो ये पिछले 1 हफ्ते से मौसम बना हुआ है, उम्मीद है कि इसमें शुक्रवार शाम से थोड़ा परिवर्तन आए। जब धूल भरी आंधी चलेगी, हल्की बारिश होगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है वो थोड़ा नीचे आएगा। उत्तर भारत की बात करें तो ज्यादातर शहर गर्मी से जल रहे हैं। सूरज की तपिश के चलते सड़कों पर हालात कर्फ्यू जैसे हैं। लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले फोरकास्ट था कि कल परसों से बारिश का अंदेशा है, लेकिन अब ये 2 दिन और आगे बढ़ गया, यानी कि फिलहाल आज मिलाकर 2 से 3 दिन तक इस तरह की ही प्रचंड गर्मी देखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दोपहर में तो गर्मी है ही है, शाम को लेकर भी मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि शाम का तापमान भी लखनऊ समेत कई जिलों में जैसे कि शाहजहांपुर, आगरा, यहाँ पर 40 के करीब भी पहुंच रहा है और शाम को भी लू महसूस की जा रही है। लोग अपने चेहरों को कवर कर निकल रहे हैं, स्टोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलमेट्स लगा रहे हैं, गर्मी से बचा जा सके। लेकिन फिलहाल आने वाले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखती। बिहार भी गर्मी से बेहाल है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सुयोग बन रहा है। लेकिन जिस धमाके के साथ यहाँ मानसून को आना था, उस मानसून के आने में देर है। मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर के जो अपडेट जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि लगभग 12 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून
प्रवेश करेगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर मानसून की दिखती है, जिस तरह से पछिया हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से मानसून के पहुंचने में देरी हुई है और अब ये माना जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि आईएमडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, कि अभी मानसून के बिहार की सीमा में प्रवेश करने में वक्त लगेगा और तब तक लोगों को इसी तरह भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। मैदान तो मैदान, पहाड़ तक गर्मी की घुसपैठ ने इस बार सबको चौंका दिया है। अपनी ठंडी वादियों के लिए पहचाने जाने वाला श्रीनगर इस वक्त गर्मी से जूझ रहा है। श्रीनगर की ये झील फिलहाल गर्मी से राहत का नया पता बनी हुई है। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं, तो लोग जो हैं यहाँ के आदत नहीं है इतनी जबरदस्त गर्मी की, और इससे पहले जब ऐसी गर्मी पड़ती भी थी जुलाई अगस्त में, तो शाम के मौके पे बारिश होती थी, मूसलाधार बारिश होती थी और एक रूटीन था यहाँ के वेदर का, और उससे मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। पिछले 3-4 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है और अब जो खासकर जो यहाँ के युवा हैं वो डल लेक में एक किनारे आके इसमें जो है छलांग मार के स्विमिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी आस बादलों पर आकर टिक गई है। लोगों को लग रहा है कि सूरज की साजिश पर अब बादल ही पानी फेर सकते हैं। जहां तक मानसून की चाल का सवाल है, उसके फिर रफ्तार पकड़ने की खबर है। मानसून के जल्द ही महाराष्ट्र को पूरी तरह कवर कर लेने की उम्मीद है, तो वहीं 15 जून तक मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री कर जाने की उम्मीद है। जहां तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात है, तो बादल अभी यहां से दूर हैं। लेकिन 13 से 17 तारीख के बीच दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में राहत वाली आंधी बारिश की संभावना बन रही है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, पटना से शशि भूषण और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बस उम्मीद अब यही है कि जल्दी से दिल्ली एनसीआर का मौसम अच्छा हो जाए, बादल बरसे, इसी उम्मीद के साथ कि कल अच्छी बारिश और बादलों वाली चाय साथ में पियेंगे, और नहीं तो अच्छी खबरें तो हैं ही। आइएगा शाम 5 बजे, चाय पर चर्चा में मुलाकात होगी।